प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने ग्रुप थ्योरी के काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर बात करी और कोसेट के ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था स्टूडेंट्स। एंड कोसेट से आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स आज हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। लेकिन क्वोशिएंट ग्रुप के ऊपर हम लोग बात करें इससे पहले हमें कुछ टर्म्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, जो कि कोसेट से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। ठीक, आइए जरा हम लोग पहले उन चीजों के ऊपर बात करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन पर हम लोग आ जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, लेकिन क्वोशिएंट ग्रुप को समझना उतना ही मुश्किल है। ये टॉपिक एक्चुअल में प्योर मैथमेटिक्स का है और अक्सर इसमें ज्यादा दिक्कतें जाती हैं, तो बिल्कुल फोकस होके इस चीज को समझिएगा, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम शब्दों में और बहुत ही साधारण सी भाषा में आपको इस डेफिनेशन को समझा पाऊं। तो क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड सिंबल। स्टूडेंट्स, सपोज दैट हमारे पास में एक ग्रुप है जी। G is a group. It's a multiplicative group. Multiplicative group. Okay. And H is a normal subgroup. Is a normal subgroup of G. ठीक है ना। अब आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर n जो है G का नॉर्मल सबग्रुप है, तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G हमारे पास में एक कंडीशन होती है। व्हाट द कंडीशन इज दैट NA इज इक्वल्स टू AN। मतलब कि राइट कोसेट ऑफ N इन G इज इक्वल्स टू द लेफ्ट कोसेट ऑफ N इन G। ठीक है ना। राइट कोसेट कैसे? ए का एलिमेंट जिस ओर से मल्टीप्लाई होगा उसे वही कोसेट कहते हैं। तो इट्स अ राइट कोसेट एंड इट्स अ लेफ्ट कोसेट। तो ये एन का जी में राइट कोसेट है और ये लेफ्ट कोसेट है। और अगर एन जो है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है तो उस सबग्रुप के जो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए जो कि जी का है, वो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट हमेशा बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है स्टूडेंट्स कि जी के हर एक एलिमेंट के लिए हम लेफ्ट या राइट कोसेट बना सकते हैं किसी भी नॉर्मल सबग्रुप के जो कि आपस में इक्वल होते हैं। अब हम लोग यहां पर फोकस करेंगे केवल राइट कोसेट के ऊपर, ठीक है ना। हम लेफ्ट कोसेट की बात नहीं करेंगे क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो किसी एक चीज को लेके चलें, है ना। और फोकस ये है कि जी के एक एलिमेंट के लिए हमारे पास में एक राइट कोसेट है। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जी में कई सारे एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट हमारे पास में A1 है, हमारे पास A2 है, हमारे पास A3 एंड सो ऑन, हमारे पास में सो मेनी एलिमेंट्स। तो अब इन सभी एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में उतने ही राइट कोसेट्स भी आ जाएंगे। सपोज दैट दिस NA3 and so on. There are so many right cosets of N in G. Students, इन right cosets को हमने क्या किया, एक सेट में रख दिया और इस सेट को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया एंड दैट सिंबल इज G by N। यहां पर इस G by N का मतलब यह होता है कि G by N एक ऐसा सेट है जिसके के जो एलिमेंट्स हैं वो कोसेट्स हैं और कोसेट्स वो किसके हैं, एन के हैं। किस में? जी में है, ठीक है ना। और इन कोसेट्स में एक एलिमेंट एन भी होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट एन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जी में बिकॉज जो ई है वो जी में होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इट मीन्स दैट के एन ई बिलोंग्स टू G by N, ठीक है ना। इट मीन्स दैट N बिलोंग्स टू
G बाय N, ठीक है ना। ये केवल एक सिंबल है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये केवल एक सिंबल है, और ये इस बात का सिंबल है, एक ऐसे सेट का सिंबल है जिसमें कि राइट कोसेट्स हैं। किसके राइट कोसेट्स हैं? N के राइट कोसेट्स हैं। और N क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, बी केयरफुल। N नॉर्मल सब ग्रुप है, G एक ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, ठीक है ना। और ये G बाय N राइट कोसेट्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि G बाय N सेट ऑफ सेट है। क्यों? क्योंकि NA1 अपने आप में एक सेट है, NA2 अपने आप में एक सेट है, NA3 अपने आप में एक सेट है, N अपने आप में एक सेट है, और इन सब का कलेक्शन यानी इन सब का सेट G बाय N है। यानी कि हम लोग एक ग्रुप लेके चले थे, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, एक नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले थे। हमने N के राइट कोसेट्स बनाए G में, और उन सब के सेट को, उन सभी कोसेट्स के सेट को G बाय N से रिप्रेजेंट किया। अब इस G बाय N में क्योंकि राइट कोसेट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आइए जरा देखें कि क्या इस G बाय N की, जो कि अपने आप में एक सेट है ना, क्या इस G बाय N में कोई खास प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो सकती हैं? यानी कि क्या ये जो G है ये कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन सकता है, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से आगे जाके क्या ये ग्रुप बन सकता है? ध्यान दीजिएगा, ये एक सेट है, अभी हमने इसको ना तो कोई नाम दिया है ना कुछ किया है, बस केवल एक सेट है, और हम लोग ये एग्जामिन करने वाले हैं कि क्या ये G बाय N कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनकर आगे कुछ और बड़ा स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आइए जरा इसको एग्जामिन करते हैं। आइए, टेस्ट G बाय N जो कि इस तरह के एलिमेंट्स का सेट है, G बाय N इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। ओके, हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये G बाय N मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है कि नहीं है। अब आपको ये तो पता चल गया कि G बाय N में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, ओके, और N क्या है इसमें। नाउ अब हम लोग यहां पर आते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी होती है G1, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम भी कहते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट्स टेक टू एलिमेंट्स, ओके, लेट्स टेक टू एलिमेंट्स ऑफ G बाय N। लेट any and A1 and A2 belongs to G by N। ये दो एलिमेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, इसके लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा नाउ NA1 मल्टीप्लाई NA2 इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस N A1 A2 N A1 A2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिकॉज क्यों लिख सकते हैं उसका कारण ये है, सपोज समझिएगा इस चीज को, हम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता था, आप चाहें तो इसको पहले ऐसे समझें कि NA2 को हम लोग लिख सकते हैं, we can say NA2, yes, NA2 को हम लोग लिख सकते हैं A2N, देन इसके बाद में इसे लिखा जा सकता है N, yes, we can say, yes, हम इसको ऐसा ना लिख के कुछ इस तरह से लिखें स्टूडेंट्स, NA1 डॉट NA2, इसे लिखा जा सकता है N A1 A2 N, फिर इसे लिखा जा सकता है N A1 A2। क्यों? क्योंकि A1 A2 बिलोंग्स टू G है, तो इसका मतलब ये हुआ A1 डॉट A2 बिलोंग्स टू G होगा, और क्योंकि ये अपने आप में एक एलिमेंट हो गया G का, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ में अगर हम लोग लेफ्ट राइट कोसेट बनाएं तो ये लेफ्ट कोसेट के इक्वल ही आएगा, मतलब A1 A2 N is equals to N A1 A2, and this is equals to, students, you can say that this is N A1 A2, है ना।
और एन यानी एन और एन का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, ठीक, इज इक्वल्स टू एन A1 A2, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो राइट कोसेट्स का जो प्रोडक्ट है वो भी अपने आप में एक राइट कोसेट आता है, क्योंकि ये जो A1 और A2 हैं, अगर हम इस A1 और A2 के प्रोडक्ट को C कह दें, जो कि G का एलिमेंट ही होगा, क्योंकि G एक ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो NC इज द राइट कोसेट एंड दिस बिलोंग्स टू G बाय N स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस G बाय N में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि दो राइट कोसेट्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक राइट कोसेट होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो इस वो इस सेट G बाय N के लिए एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो G बाय N एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया है, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी सेट में कोई और एक ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है उस सेट के लिए, और वो सेट एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। नाउ पहली प्रॉपर्टी के बाद में अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं स्टूडेंट्स, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज, आपको पता है, इट्स अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो G2 मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स। वी सेड NA1, NA2, NA3, NE कोई भी belongs to G by N। Now अब एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स NA1, NA2, NA3 इज इक्वल्स टू, हमें उल्टा लेकर आना है, मतलब इन दोनों के। तो सपोज दैट दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने इसको प्रूफ किया स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं NA1, इसको हम लिख सकते हैं NA2, A3, और इसे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स NA1, A2, A3। अब क्योंकि A1, A2, A3 क्या है, G के एलिमेंट्स हैं, और G अपने आप में ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी G में। तो हम इस A1, A2, A3 को लिख सकते हैं A1, A2, A3, और फिर इसको हम लिख सकते हैं A1, A2, NA3, and again we can say that it's a NA1, NA2, NA3। तो it's a associative property in G by N, ठीक है ना। Now G3, existence of identity, यानी कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है G बाय N में जिसका हम G बाय N के किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो हमें वो का वही मिल जाए। तो आइए जरा देखते हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, लेट NA बिलोंग्स टू G बाय N। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग N का, है ना, N का इस NA में मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है NA, यानी कि हमें वो का वही एलिमेंट मिल जाता है, बिलोंग्स टू G बाय N, बिकॉज N इंटू N इज इक्वल्स टू N होगा, राइट। नाउ अगेन ये तो हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया, अगर हम यही चीज यहां से लें तो भी हमें यही मिलेगा, क्योंकि NA इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, AN, N, and this is equals to AN, and this is equals to NA। Again we will get NA, ठीक है ना, और जो कि belongs to G by N है। It means that N और N को क्या लिखा जा सकता है, also N is equals to NA, यानी कि राइट कोसेट ऑफ N in G for
E बिलोंग्स टू G, और N अपने आप में एक राइट कोसेट भी है N का G में E एलिमेंट के लिए। तो यहां पर N इस G बाय N का एलिमेंट भी है, ठीक है ना, दिस N, इट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट दिस N इज इक्वल्स टू Na बिलोंग्स टू G बाय N, मतलब कि ये जो N एलिमेंट है वो इस G बाय N का एलिमेंट भी है, यानी कि G बाय N जो सेट है उसमें एक एलिमेंट N ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उसे आप G बाय N के किसी भी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम एलिमेंट मिलेगा, यानी जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो N इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G, ठीक है ना। एंड द लास्ट G4, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। नाउ क्योंकि G इज ग्रुप, G इज ग्रुप स्टूडेंट्स, G एक ग्रुप है, और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G इंप्लाइज दैट A इनवर्स भी G में होगा, और इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि NA एंड NA इनवर्स बिलोंग्स टू G बाय N, ठीक है ना। और मैं ये तो नहीं कहूंगा कि NA इनवर्स बिलोंग्स टू G बाय N, सॉरी, बिल्कुल हो गई सही है ना, बिकॉज A G का एलिमेंट है और ये लेफ्ट राइट कोसेट बन गया है, तो ये G बाय N में आएगा। लेकिन ये NA इनवर्स और NA में क्या रिलेशन है उसके लिए हम लोग जरा एक ऑपरेशन लगाते हैं। नाउ NA और NA इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा NA इनवर्स, और दिस इज NE एंड दिस इज इक्वल्स टू N, यानी कि जब हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें N मिल रहा है, और N क्या है, इट्स अ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G बाय N, और ये N क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर Na के लिए Na इनवर्स जो है वो इनवर्स एलिमेंट होगा इसका, दैट इज मीन्स इट मीन्स दैट Na का जो इनवर्स है वो Na इनवर्स होगा, ठीक है ना, दिस इज द इनवर्स। और ये अपने आप में, और Na अपने आप में किस में था, G बाय N में था, और Na भी G बाय N में था। इट मीन्स दैट कि हर एलिमेंट जो कि G बाय N में है उसके लिए इनवर्स एलिमेंट भी G बाय N में है। अब इन चारों प्रॉपर्टीज को एक साथ देखिए स्टूडेंट्स, ये चार प्रॉपर्टी मिलके G बाय N को कोसेट्स के मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बना देती हैं। आई रिपीट अगेन, एक सेट जिसमें कि कोसेट्स एलिमेंट्स के रूप में थे, वो सेट अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन गया है, और ये जो G बाय N है, इस G बाय N में जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस तरह से काम करे कि वो इसे ग्रुप बना दे, तो इस G बाय N को ही कोशिएंट ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कोशिएंट ग्रुप। लेकिन ध्यान दीजिए, G बाय N शुरुआत में ग्रुप नहीं था, पहले आपने उसे कोसेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ किया, उसमें सारी प्रॉपर्टीज चेक करी, उसके बाद में उसे ग्रुप कहा, और अब ये ग्रुप सामान्य ग्रुप नहीं है इसके, क्योंकि एलिमेंट्स अपने आप में सेट थे, इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया, एंड दैट नेम इज कोशिएंट ग्रुप, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन में शॉर्ट में आपको लिखवा देता हूं यहां पे। नाउ द डेफिनेशन ऑफ कोशिएंट ग्रुप, आप ये हटाइए और डायरेक्ट डेफिनेशन लिखिए, लेकिन डेफिनेशन लिखने से पहले ये सारी चीजें दिमाग में होना चाहिए। लेट G be a multiplicative group and N is normal and N is a normal subgroup of G. Then G by N is a set of all
write coset of n in G. In G. Also G by n is a multiplicative group. This G by n is called quotient group with respect to multiplication of cosets. This is the definition students. ये इतनी सी definition है quotient group की कि जो G by n होता है जिसमें कि cosets हैं एलिमेंट्स, वो कोसेट्स अपने आप में मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप को बनाते हैं। और जब G by n मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन जाता है तो G by n को ही हम लोग क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं स्टूडेंट्स। तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। यहां पर कोसेट का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। एंड देन थोड़ा नॉर्मल सब ग्रुप का कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है। उसके बाद ही आप क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन और उसमें जो जो चीजें यूज हो रही है उनको आप समझ पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अच्छे आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए पूरे, तो आप आसानी से क्वोशिएंट ग्रुप की डेफिनेशन को समझ जाओगे। और इसके आगे आने वाले जो टॉपिक्स है और जो थ्योरम्स हैं, अगर आप इस क्वोशिएंट ग्रुप को समझ पाते हो, उसकी बनावट को समझ पाते हो, उसमें लगने वाले ऑपरेशंस को समझ पाते हो, तो आसानी से आप उन थ्योरम्स को भी समझ जाओगे। एंड आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।